हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 9th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, मैटर इन अवर सराउंडिंग, जिसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज को मैंने ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है, जिसके 2 वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड भी किए हुए हैं। उसी सीरीज में आज ये लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास, जिसमें हम लोग जो आगे के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। जब ये वीडियो लेक्चर आप देखना शुरू करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, मैंने कई सारे इसमें इमेजेस ऐड की हुई हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा सके। तो आपसे यही गुजारिश है कि इस चैनल की इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस जो वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मेरी ये जो मेहनत है वो रंग ला सके, मुझे इसका इनाम मिल सके। थैंक यू। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारा 16 दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन, कमेंट। आपको बोला गया है कि जो प्रोसेस होती है हमारे पास ऑस्मोसिस, वो डिफ्यूजन का एक स्पेशल काइंड है, इस पे हमें कमेंट करना है। तो देखिए, डिफ्यूजन के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, आपको डिफ्यूजन समझाया जा चुका है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो है वो लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करता है, मूव करता है। डिफ्यूजन जो प्रोसेस है हमारी, उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो सब्सटेंस है वो हाई कंसंट्रेशन से किसकी तरफ मूव करता है, आपका लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब बात आती है ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है इस चैप्टर के अंदर। एनसीईआरटी के अंदर ऑस्मोसिस की प्रोसेस दी भी नहीं हुई है आपको। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है। देखिए बेटा, ऑस्मोसिस में क्या होता है, हमारे पास हमने कोई भी एक कंटेनर, जैसे ये कंटेनर है हमारे पास, एक कंटेनर लिया, बीच में हमने क्या काम किया है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐड की है, एक मेम्ब्रेन ऐड की है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है। देखिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो मेम्ब्रेन होती है जो केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास हो जाने देती है। इनके अंदर माइन्यूट माइन्यूट होल्स होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये जो मेम्ब्रेन है, इसकी टेंडेंसी ये होती है कि ये केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास हो जाने देती है। सॉल्यूट के जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनसे पास नहीं हो पाते। इसलिए परमीएबल का मतलब होता है अलाउ करना, और सेमी का मतलब हो गया कि किसी को अलाउ करेगी, किसी को अलाउ नहीं करेगी। तो किसको अलाउ कर रही है, केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर रही है अपने अंदर से पास हो जाना, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं कर रही। इसीलिए ऐसी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है सेलोफेन फिल्म या फिर पिग्स ब्लैडर, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। नेचुरल जो भी चीजें होती हैं उनकी जो आउटर स्किन है वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तरीके से एक्ट करती है। तो अगर आपने किसी ऐसे मिक्सचर को सेपरेट कर दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, जिसमें एक जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, जबकि दूसरा जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। देखिए जरा, इस जो पर्टिकुलर डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया, ये जो दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम, इस डायग्राम में अगर आप चेक करें तो ये देखिए, जो आपको बड़े बड़े आपको ये जो मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल्स किसके मॉलिक्यूल है, आपके शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। शुगर क्या है हमारे पास, सॉल्यूट है। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, वो क्या कहलाता है हमारे पास, सॉल्यूट। जैसे आप अगर चीनी को डिसॉल्व कर रहे हैं पानी के अंदर, तो जिसको डिसॉल्व किया जाए वो जाता है सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व किया जाए वो कहलाता है हमारे पास सॉल्वेंट। तो यानी पानी होता है हमारे पास सॉल्वेंट, और पानी में जो भी चीज हम लोग डिसॉल्व करते हैं वो क्या कहलाती है, हमारे पास सॉल्यूट कहलाती है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ये किसकी तरीके से एक्ट कर रहे हैं, सॉल्यूट के तरीके से। इनके मॉलिक्यूल्स बड़े हैं, जबकि यहाँ पर आप अगर देख रहे हो ये जो छोटे डॉट्स दिखाए गए हैं, ये आपके कौन से मॉलिक्यूल हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर आपने किसी ऐसे दो सॉल्यूशन को सेपरेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसमें एक सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, जबकि दूसरा जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये देखा गया है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं
वो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ क्या करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। और अगर ऐसा होगा तो आप ये देखिए, इसका एंड रिजल्ट साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या दिखाई दे रहा है आपको कि जो आपका जो ऐसा सॉल्यूशन है जहां पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा है, उसका लेवल राइज कर गया है, जबकि आपका ऐसा सॉल्यूशन जहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम थी, वो लेवल क्या हो गया है, डाउन हो गया है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस का मतलब होता है फ्लो ऑफ solvent molecules from low concentration solute side to high concentration solute side, वो क्या कहलाता है, हमारे पास ऑस्मोसिस कहलाता है। यानी ऑस्मोसिस का मतलब क्या हो गया, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो करना, कहां से कहां तक, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट साइड से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट साइड की तरफ मूव करना विद द हेल्प ऑफ ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये फ्लो क्या कहलाता है, हमारे पास ऑस्मोसिस कहलाता है। तो ऑस्मोसिस मैंने क्या बताया, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूट की। अब अगर बात की जाती है डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन आपको ऑलरेडी पता है, कई बार हम लोग समझ चुके हैं। जैसे ये हमारे पास एक बीकर है जिसके अंदर हम लोगों ने पानी लिया है, इंक की ड्रॉप जैसी इसके अंदर मैंने प्लेस की, इंक की ड्रॉप जैसी डाली, तो क्या होगा, कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ये पिंक कलर का हो जाएगा इंक की वजह से, और ये जो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इवनली क्या होंगे, आपके स्प्रेड आउट हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास कोई फिनोमिना अपने आप हो रहा है, इंटरमिक्सिंग अपने आप हो रही है, और जो सब्सटेंस है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। देखिए इनके ड्रॉपलेट्स जब यहाँ पर आपने डाले थे तो इनके ड्रॉपलेट्स की कंसंट्रेशन हाई थी, धीरे धीरे क्या हुआ, वो स्प्रेड होना शुरू हुए, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड होना स्टार्ट हुए। और क्यों स्प्रेड हो रहे हैं, डिफ्यूजन की वजह से। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, हमारे पास जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, आपके मूव करते हैं। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोला करते हैं। तो फाइनली अब हम लोग समझते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में डिफरेंस। तो देखिए डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, हमारे पास मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से किसकी तरफ, लो कंसंट्रेशन की तरफ। और एक और चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर आपको याद रखनी है, कि डिफ्यूजन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं वो दोनों ही मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। जबकि ऑस्मोसिस में मैंने आपको बताया केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते। एक और चीज, डिफ्यूजन करवाने के लिए हमें सेमी परमीबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन अगर हमने नहीं लगा रखी तो उस कंडीशन में अगर ये जो प्रोसेस हो रहा है इंटरमिक्सिंग का या मूवमेंट का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका डिफ्यूजन कहलाएगा। और अगर हमने सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लगा रखी है, अगर सेमी परमीबल मेम्ब्रेन ऐड कर रखी है, तब अगर हमारे पास जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूट की लो कंसंट्रेशन से अगर हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, या सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बात करें तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका ऑस्मोसिस कहलाएगा। बस एक चीज याद रखिएगा कि ऑस्मोसिस में हम लोग सेमी परमीबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन जो आपका डिफ्यूजन है वहां पर सेमी परमीबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बताई थी मैंने आपको कि जो आपका ऑस्मोसिस है उसमें केवल और केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, जबकि डिफ्यूजन में आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। ऑस्मोसिस के एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑस्मोसिस के एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो देखिए जैसे ये हमारे पास एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रूट से होते हुए प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब ये जो वाटर का मूवमेंट है जो कि रूट से कहां तक जा रहा है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक जा रहा है, ये बेसिकली ऑस्मोसिस की वजह से ही जाता है। किसकी वजह से जाता है, ऑस्मोसिस की वजह से। क्योंकि ये जो आपके प्लांट्स हैं इनकी जो आउटर स्किन है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरीके से वर्क करती है। तो जब आप मड के अंदर पानी डालते हैं तो क्या होता है, रूट्स के आसपास जो वाटर मॉलिक्यूल्स है या फिर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ जाती है। जबकि प्लांट के अपर साइड में जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है। तो क्या होता है, हमारे पास ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एसपीएम या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इस प्रोसेस को ही हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन,
ये तो बड़ा कॉमन सी चीज है जो आपने अपने घर पे देखी होगी। जब भी हमको घर पे छोले खाने होते हैं या फिर मटर खानी होती है, तो क्या काम किया जाता है, इनको रात में पानी में भिगो के रख दिया जाता है और सवेरे हम लोग अगर देखते हैं इनका, तो साइज जो है वो बड़ा हुआ हमें मिलता है। इनकी जो आउटर स्किन है वो स्वेलअप होती हुई मिलती है। तो उसकी वजह क्या है कि हम जो भी घर पे ग्राम चना या फिर मटर इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी की जो आउटर स्किन है, उसकी जो आउटर स्किन है, ये आउटर स्किन भी किसकी तरीके से एक्ट करती है, आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरीके से एक्ट करती है। जैसे ही आप उसको पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर यानी ये जो आपने चना लिया हुआ है, इसके अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है, पानी की जो कंसंट्रेशन है, वो काफी कम है। लेकिन पानी के जिस कंटेनर में आपने डाला है, उसमें पानी की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जो आपका कंटेनर है उससे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस पर्टिकुलर चने के अंदर या फिर मटर के अंदर एंटर करना शुरू हो जाएंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, ये जो आपका मटर है या फिर चना है, उसके अंदर पानी एंटर करने की वजह से इसका साइज राइज होगा, स्किन स्वेल अप होगी और ये सॉफ्ट हो जाएंगे, जिनको फाइनली हम लोग उबाल के खा सकते हैं या फिर बना सकते हैं। ये होते हैं हमारे पास एप्लीकेशंस किसके, ऑस्मोसिस के एप्लीकेशन। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी हम लोगों ने जानने और समझने की कोशिश की। तो चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे बोला गया है, आपको बोला गया है कि ऑस्मोसिस जो है, इट इज बेसिकली ए स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। तो आपको बोला गया है कि ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल काइंड है। इसकी वजह क्या है, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो डिफ्यूजन है उसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। और वो मूव किस तरीके से करते हैं, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इस मूवमेंट में हमें किसी भी मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जबकि ऑस्मोसिस में क्या होता है, यहाँ पर भी आपके जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है। तो ये बेसिकली ऑस्मोसिस बिकम्स ए स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन वेयर द एसपीएम इज रिक्वायर्ड। अगर एसपीएम नहीं होगा तो हमारा जो ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस है वो डिफ्यूजन कहलाना शुरू कर देगा। अगर एसपीएम लगा दिया तो वो फिर डिफ्यूजन नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा ऑस्मोसिस कहलाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17, क्लासीफाई दी फॉलोइंग इनटू ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। आपको बताना है, कुछ प्रोसेसेस दी गई हैं आपको, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रोसेस जो है वो ऑस्मोसिस कहलाएगी और कौन सी प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी, डिफ्यूजन। तो ये आइडेंटिफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अगर किसी प्रोसेस के दौरान एसपीएम का इस्तेमाल हो रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो प्रोसेस डेफिनेटली आपकी ऑस्मोसिस बन जाएगी। और अगर एसपीएम का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो वो प्रोसेस फिर आपकी डिफ्यूजन कहलाएगी, ऑस्मोसिस नहीं कहलाएगी। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, स्वेलिंग अप ऑफ रेजिन ऑन कीपिंग इन वाटर। अगर आप रेजिन को, जिसको हम लोग किशमिश भी बोलते हैं, पानी के अंदर भिगो देते हैं तो क्या होता है। तो देखिए जरा, इस चीज को भी हम लोग डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इन सभी के लिए मैंने ऑलरेडी डायग्राम इकट्ठे किए हुए हैं ताकि कॉन्सेप्ट को आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सके। तो देखिए, जैसे ये हमारे पास किशमिश है, पानी के अंदर क्या किया गया, इसको भिगोया गया है, सोक कराया गया है। धीरे धीरे क्या होगा, विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम ये देखेंगे कि ये जो आपकी रेजिन की आउटर स्किन है वो किसकी तरीके से एक्ट करती है, आपकी एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरीके से एक्ट करती है। ये पानी क्या करता है, धीरे धीरे अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, इस रेजिन के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देता है। उसकी वजह से एंड रिजल्ट क्या होता है, एंड रिजल्ट ये होता है हमारे पास कि ये जो आपके रेजिन्स हैं वो स्वेल अप हो जाती है, इनकी आउटर स्किन क्या होती है, स्वेल अप हो जाती है, क्योंकि पानी इनके अंदर क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है, तो ये फूल जाते हैं। ये प्रोसेस क्या कहला रही है, क्योंकि इसमें ऑस्मोसिस का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये प्रोसेस, ये इसके अंदर किस प्रोसेस का इस्तेमाल हो रहा है, ऑस्मोसिस का इस्तेमाल हो रहा है, एसपीएम का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, आपकी ऑस्मोसिस कहलाएगी। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यानी आप अगर रेजिन को पानी के अंदर डालेंगे तो आपका जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, विद द हेल्प ऑफ एसपीएम, ये प्रोसेस क्या बन जाएगा, आपका ऑस्मोसिस बन जाएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग। अगर हम लोग छींकते हैं, स्नीजिंग करते हैं,
तो वायरस का जो स्प्रेडिंग है, ये स्प्रेड होना क्या कहलाता है? तो चलिए देखते हैं, इसको भी डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, तो अगर आप स्नीजिंग कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है हमारे पास? स्नीजिंग के थ्रू वाटर के ड्रॉपलेट्स बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। साथ साथ में आप देख रहे हैं कि कई सारे जो वायरसेस हैं वो भी क्या हो रहे हैं, आपके बाहर आ रहे हैं। इससे पहले जब तक आप स्नीजिंग नहीं कर रहे थे, ये वायरसेस जो है वो आपके नॉस्ट्रल्स में एक पर्टिकुलर जगह पे हाई कंसंट्रेशन में थे, और जब आपने इनको बाहर निकाला तो ये हाई कंसंट्रेशन से किसकी तरफ मूव करना शुरू हो गए? लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव होना शुरू हो गए। तो जब आप स्नीजिंग कर रहे हैं, तो स्नीजिंग करने से ये जो वायरसेस का मूवमेंट हो रहा है, यानी ये हाई कंसंट्रेशन से किसकी तरफ आ रहे हैं? लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं। लेकिन क्या इस प्रोसेस के दौरान हम लोगों ने एसपीएम का इस्तेमाल किया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया है? नहीं किया है। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है आपकी, वो क्या कहलाएगी? आपकी डिफ्यूजन कहलाएगी। यानी स्नीजिंग करने पर आप जो वायरसेस स्प्रेड आउट कर रहे हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? आपकी डिफ्यूजन कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट दे रखा है आपको, अर्थवॉर्म डाइंग ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद कॉमन सॉल्ट के। जो हमारे अर्थवॉर्म होते हैं, जिनको हम लोग केंचुआ भी बोलते हैं, अगर हम उनके ऊपर कॉमन सॉल्ट जो है वो डाल दें, तो क्या होता है? वो खत्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। उसकी वजह क्या है? कॉमन सॉल्ट के कांटेक्ट में आने पर ये अर्थवॉर्म जो है वो मर क्यों जाते हैं? इसकी क्या वजह है? तो देखिए, अर्थवॉर्म की तरफ चलते हैं हम लोग, अर्थवॉर्म को जरा देखते हैं। ये है हमारे पास अर्थवॉर्म, और इन अर्थवॉर्म को अगर आप चेक करेंगे, इन अर्थवॉर्म की अगेन जो आउटर स्किन है, जो इनकी आउटर स्किन है, वो किसकी तरीके से वर्क करेगी? एसपीएम की तरीके से वर्क करेगी। तो अगर मैंने इनके ऊपर सॉल्ट डाल दिया, ये जो व्हाइट कलर की मैं डॉट्स बना रहा हूं, इनको आप सॉल्ट की तरीके से लीजिए। तो अगर मैंने सपोज इनके ऊपर सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट का छिड़काव कर दिया, कॉमन सॉल्ट इनके ऊपर स्प्रेड कर दिया, तो क्या होगा? जो हमारे पास ये जो आपके अर्थवॉर्म है, इनके अंदर जो लाइफ फ्लूइड्स है, उनकी कंसंट्रेशन अर्थवॉर्म के अंदर ज्यादा है, बाहर की तरफ क्या है? कम कंसंट्रेशन है। इनकी आउटर स्किन क्योंकि एसपीएम की तरीके से वर्क करेगी, तो इनकी जो लाइफ फ्लूइड्स है वो सॉल्ट की वजह से बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे, और बाहर आना स्टार्ट होंगे तो क्या होगा? ये जो अर्थवॉर्म है वो श्रिंक कर जाएंगे। और अगर इनके लाइफ फ्लूइड सारे के सारे बाहर आ गए, तो क्या होगा? इनकी लाइफ को चलाने के लिए जो चीज रिक्वायर्ड थी वो अगर आपने बाहर निकाल दी, तो फिर इनके अंदर फिर लाइफ नहीं बचेगी, और ये अल्टीमेटली क्या होंगे? आपके डेड हो जाएंगे। तो क्योंकि अगेन यहाँ पर इनकी जो स्किन है वो एसपीएम की तरीके से वर्क कर रही है, तो ये भी जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी? आपकी ऑस्मोसिस कहलाएगी। ओके, तो आई होप आपको ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। और प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट दे रखा है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, दे रखा है हमारे पास, श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स कैप्ट इन थिक शुगर सिरप। जो हमारे पास ग्रेप्स हैं उनका श्रिंक कर जाना, अगर हम लोग उनको शुगर सिरप के अंदर ऐड करते हैं तो क्या होगा? अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि ये भी अगेन ऑस्मोसिस का ही एग्जांपल है। तो इसको फिर से एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे ये देखिए, हमने क्या किया है? अगेन जो हमारे पास में जो बेसिकली किशमिश है, उसको शुगर सिरप के अंदर डाला है, जो ग्रेप्स है उनको शुगर सिरप के अंदर डाला है। क्या हुआ है हमारे पास? शुगर सिरप के अंदर डालते ही क्या हो रहे हैं? ये वाटर अपना लूज कर देते हैं, और वाटर लूज करेंगे तो क्या होगा? ये श्रिंक कर जाएंगे। और वाटर लूज क्यों कर रहे हैं? अगेन किसकी वजह से लूज कर रहे हैं? ऑस्मोसिस की वजह से लूज कर रहे हैं। क्योंकि जो आपके ग्रेप्स है उनकी आउटर स्किन किसकी तरीके से वर्क करेगी? आपका एसपीएम की तरीके से वर्क करेगी। तो ये भी जो आपका एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? आपका ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास, प्रिजर्विंग पिकल्स इन सॉल्ट। आपको क्या करना है? जो हमारे पास पिकल्स हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं, उनकी प्रिजर्विंग हम लोग कैसे करते हैं? कि सबसे पहले जो हम लोग रॉ मैंगो लेके आते हैं उनको कट किया जाता है, कट करने के बाद उनके ऊपर सॉल्ट लगा के रख दिया जाता है। तो सबसे पहले उनको कट करते हैं, कट करने के बाद क्या काम किया जाता है? उनके ऊपर सॉल्ट लगा दिया जाता है। इस तरीके से आप ये देखें डायग्राम में कि रॉ मैंगो को सबसे पहले कट किया जाता है, फिर उनके ऊपर सॉल्टिंग कर दी जाती है, सॉल्ट लगा दिया जाता है।
ये सॉल्ट क्यों लगाया जाता है? सॉल्ट लगाने का रीजन क्या है? ये जो रॉ मैंगो है, इनके अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, यानी H2O की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। इनकी जो आउटर स्किन है, इनकी जो आउटर स्किन है अगेन किसकी तरीके से वर्क करेगी, आपकी एसपीएम की तरीके से वर्क करेगी। जैसे ही आप सॉल्ट लगा देंगे तो क्या होगा, वाटर की कंसंट्रेशन क्योंकि अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो रॉ मैंगो के अंदर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या जो वाटर है, एक्सेस वाटर, वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। और बाहर की तरफ निकलना शुरू होगा तो क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर आपके जो रॉ मैंगो है श्रिबल हो जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे। और क्योंकि जो एक्सेस पानी है वो बाहर आ जाएगा, तो ये बैक्टीरियल डेवलपमेंट से या किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट से बचे रहेंगे, फंगस का जनरेशन नहीं होगा। और ये कैसे रहेंगे, आपके प्रिजर्व रहेंगे। यानी सॉल्टिंग भी करना जो प्रोसेस है पिकल्स में, वो कैसी प्रोसेस है, आपकी ऑस्मोसिस का एक एग्जाम्पल है, ऑस्मोसिस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। चलिए मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट क्या दिया है हमारे पास? अगला पार्ट दे रखा है स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ केक बेक्ड थ्रू आउट द हाउस। तो आपसे बोला गया है कि अगर आप बेक करते हैं हाउस के अंदर केक, तो उसकी जो स्मेल होती है वो स्प्रेड करती है। तो अब आप जानते हो ऑलरेडी, ये तो सारी चीजें एनसीईआरटी के अंदर भी दी हुई हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हॉट सिजलिंग फूड की स्मेल जो है बड़ी जल्दी आ जाती है और काफी दूर से आ जाती है, जबकि जो हमारे पास ऐसे फूड हैं जिनकी जो कि हॉट कंडीशन में नहीं है, कूल कंडीशन में है, तो उनकी स्मेल लेने के लिए हमें पास जाना पड़ता है। तो इन सारी चीजों में क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक इंटरमिक्सिंग हो रही है। और इस ऑटोमेटिक इंटरमिक्सिंग में जिसमें हम लोग सेमी परमिएबल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो क्या कहलाएगी, हमारी डिफ्यूजन कहलाएगी। यानी ये जो हमारे पास एफ वाला ऑप्शन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास डिफ्यूजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स यूजिंग ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो जो डिजोल्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्रोसेस क्या कहला रही है? तो एक्वाटिक स्पीसीज जो डिजोल्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वाटर के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, और जब ये रेस्पायर करना शुरू करेंगे तो इनके अंदर क्योंकि कंसंट्रेशन कम है, तो जो आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं और बिना किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के मूव कर रहे हैं, यानी ये प्रोसेस भी क्या कहलाएगी, आपके पास डिफ्यूजन कहलाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के। आपको दिया गया वाटर एज आइस हैज ए कूलिंग इफेक्ट वेयर एज वाटर एज स्टीम में कॉज सेवियर बर्न्स, एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशन। तो आपको बोला गया है कि आइस तो कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है, लेकिन जो वाटर है जब वो स्टीम की कंडीशन में होता है और उसके कांटेक्ट में अगर हम लोग आ जाते हैं तो जल जाते हैं, वो सेवियर बर्न्स क्रिएट करता है। इसकी वजह क्या है? तो देखिए, जब भी कभी कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो, गैस में कन्वर्ट हो, तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। क्या होता है हमारे पास? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा, आसपास का जो एरिया है, आसपास की जो सराउंडिंग है, उसके टेम्परेचर में कमी आएगी। तो क्या होगा, अगर आप मान लीजिए सपोज कोई भी पर्सन है, उसने अपनी हथेली पर, ये जो हथेली है, यहाँ पर आइस क्यूब्स रख रखे हैं, आइस क्यूब्स रख रखे हैं। तो जैसे जैसे ये आइस क्यूब्स मेल्ट होंगे, जो इमीडिएट सराउंडिंग है, यानी इस पर्सन की जो पाम है, जो हथेली है, यहाँ से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे मेल्टिंग के दौरान। और अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो ये जो हाथों का टेम्परेचर है वो कम होगा और कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा। तो क्या होता है हमारे पास, जब आप आइस, कूलिंग इफेक्ट क्यों जनरेट करता है? क्योंकि आइस जब आपकी मेल्ट होती है, तो आइस मेल्ट होने के दौरान जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, उतने अमाउंट की जो हीट एनर्जी उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और एब्जॉर्ब करेगी अगर उस हीट को, तो क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करने पर जो इमीडिएट सराउंडिंग है वहां का टेम्परेचर क्योंकि कम होगा, इसलिए कौन सा इफेक्ट जनरेट होगा, आपको कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा। अब वाटर को जब आपने वेपर की कंडीशन में ले रखा है, स्टीम की कंडीशन में ले रखा है, तो अब अगर आप उल्टा प्रोसेस कराते हैं, यानी अगेन सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, गैस से लिक्विड में आना है या लिक्विड से सॉलिड में जाना है, तो इस दौरान जो हीट एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, हीट एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है। और ये जो हीट एनर्जी बाहर की तरफ निकल रही है,
ये टेम्परेचर को क्या करेगी, राइज करेगी, यानी ये खतरनाक है। तो अब अगर आप क्या काम कर रहे हैं, स्टीम के कांटेक्ट में आते हैं, तो स्टीम आपकी स्किन के कांटेक्ट में आने पर क्या होगा, कंडेंस होने की कोशिश करेगी, कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, और जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसने एब्जॉर्ब किया था अपने आप को लिक्विड से गैस कंडीशन में आने के लिए, उतने अमाउंट में हीट एनर्जी क्या करेगी, ये रिलीज करेगी, बाहर की तरफ निकालेगी। और ये जो बाहर की तरफ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, ये आपके स्किन पर बर्न्स क्रिएट करेगी, और ये हमारे लिए क्या है, बड़ी नुकसानदायक है। तो याद रखिएगा, जब कन्वर्जन होता है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में, तो उस दौरान में हीट एनर्जी क्या होता है, आपको एब्जॉर्ब होती है और टेम्परेचर में कमी आती है, तो कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा प्रोसेस करते हैं तो हीट एनर्जी रिलीज होती है और उसकी वजह से टेम्परेचर राइज होता है, जिसकी वजह से अगर आप कंडेंसेशन का प्रोसेस करा रहे हैं और उसके कांटेक्ट में आप खुद आ रहे हैं, तो उस हीट एनर्जी की वजह से क्या होगा, सेवियर बर्न्स क्रिएट हो जाएंगे। ये हमारे क्या है, ऑब्जर्वेशन है। तो आई होप ये जो आपको 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं आज, ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। देखिए, हम लोग धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आपको ये लग रहा होगा कि मतलब जो है ये क्वेश्चंस बहुत कम सॉल्व करवाए जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मैं आपको नॉर्मल एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता, उससे कोई बेनिफिट नहीं है, वो तो रटने वाला सिस्टम हो जाता है। मेरी कोशिश ये है कि जो आपको एक्सप्लेनेशन दिए जाए वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो, ताकि आपको प्रोसेस भी समझ में आ सके और जो क्वेश्चन है उसका कंप्लीट आइडिया मिल सके। तो इसलिए हमारे ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो थोड़े लंबे भी जा रहे हैं और क्वेश्चंस भी हम कम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन आप अगर ये ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, इनको समझ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूट्यूब पर इस तरीके के एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है। लोग खाना पूर्ति सी कर रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने के लिए, वो मैं नहीं चाहता, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे प्रेजेंट है। तो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन हो, जिससे आप प्रोसेस को, क्वेश्चन को और उसके सॉल्यूशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई सजेशन है वीडियोस को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपके सजेशंस को, आपके व्यूज़ को पूरी तरीके से रेस्पेक्ट दूंगा। थैंक यू वेरी मच।